प्यारे बच्चों नमस्कार। हम इससे पहले आत्म परिचय जो कविता है जो हरिवंश राय जी ने लिखी है उसकी व्याख्या और उसकी काव्य विशेषताओं के बारे में वीडियो लेक्चर भाग 1 में उसको पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर के इस दूसरे भाग में हम आज इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या आशय है कि कवि एक जगह तो कहता कि मैं जगजीवन का भार लिए घूमता हूं और अगली लाइन में कहता कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो ये दोनों कथन विपरीत लगते हैं। इनका क्या आशय है? जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम आदमी से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख लाभ हानि आदि को झेलते हुए अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों को पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहता कि मेरे जितने सामाजिक दायित्व हैं, जितने सांसारिक दायित्व हैं, उनका तो भार, उनके दायित्वों का भार तो मैं निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी जो अपनी अंतरात्मा की जो बातें हैं, जो अपनी निजी जो उसके ख्यालात हैं, उनसे कभी भी समझौता नहीं करता। अगला प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यहाँ पर दाना का जो अर्थ है वो बुद्धिमान से है और नादान जिसकी कम बुद्धि होती है। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है, यानी धन जोड़ने की वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। यानी संसार में मूर्ख व्यक्ति भी रहते हैं और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो भी रहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछ आया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतानी। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है कि मैं और यानी मैं अलग हूं। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और में के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। वह प्रकृति, उसकी यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे ओर का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। यहाँ कवि कहता कि मैं और यानी मैं एक अलग प्रकार का हूं, और जग और जो जमाना है उसकी जो रीतियां नीतियां हैं वो और प्रकार की हैं। और कहाँ का नाता, और इसमें कवि कहता कि जग यानी संसार और मेरे बीच में कोई इस प्रकार का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आत्म परिचय कविता में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। क्योंकि शीतल वाणी में शीतल यानी ठंडी और आग तो आपने देखते हैं गर्म है, यहां पर भी विरोधाभास है, तो इसका आशय स्पष्ट करना है। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह है, असंतोष का भाव प्रबल है।
वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। यानी कवि की वाणी शीतल जरूर है, लेकिन वो जो मैसेज दे रहा है, जो लोगों को बता रहा है, जिस प्रकार के विरोधाभास और असंतोष का भाव, जो मन में विद्रोह का भाव है, वो कहीं ना कहीं आग के रूप में स्पष्ट किया है। कुछ लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? तो यहाँ पर कवि अपने जीवन में की मिली जुली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। यानी कवि ने अपने कोई भी व्यक्ति होता संपूर्ण नहीं है, उसके जीवन के अंदर आशाएं भी हैं, कुछ निराशाएं हैं, लेकिन कवि उनसे संतुष्ट है। कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यानी वो खुद के अंदर मस्त रहता है। कवि संसार को मिथ्या समझते हुए लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख को समान समझता है। कवि कहता कि ये जो संसार है वो मिथ्या है, और इस प्रकार के जो संग्रह वृत्ति है, लाभ हानि, ये सब चीज के चक्कर में वो नहीं पड़ता। कवि संतोषी प्रवृत्ति का वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद लिखिए। आत्म परिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, उसकी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है। वह दुविधा में भी रहता है और द्वंद्व में भी रहता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, यानी प्रेम भी है और कलह भी है। वह मेरा जीवन विरोधों में सामंजस्य है, यानी जो चीजें एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर जीवन में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। यानी सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, लेकिन एक जीवन का जो अर्थ है वो दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि ने कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। आत्म परिचय कविता में कवि कहता है कि यद्यपि यह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम और स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करते हैं जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का और अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना समझता है, गाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रश्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है? एक जगह कवि कहता कि यह अपूर्ण संसार में मुझको भाता, यानी ये जो अपूर्ण वो संसार को अपूर्ण मानता है, यानी वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। ऐसा कवि को क्यों लगता है? कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है, क्योंकि कवि भावनात्मक होते हैं। वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता। वह वर्तमान संसार को उसकी सुसुकता और निरसता के कारण नापसंद करता है। वह बार बार वह अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उसे मिटा देता है। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को इसमें काफी समस्या आती है, लेकिन बड़े आसान होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर पदांश एक दिया गया है, मैं शनिसुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो इस प्रकार का उस पदांश के अंदर फिर कुछ उसके प्रश्न दिए रहते हैं जो इसमें से छांट कर लिखने होते हैं। जैसे
पहला है, कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? संसार के प्रति उसके नकारात्मक दृष्टिकोण का क्या कारण है? यह देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। कवि ने स्नेह को सुरा इसलिए कहा क्योंकि प्रेम की मादकता में डूब जाता। स्नेह का मतलब प्रेम होता है और सुरा का मतलब आप इसको शराब कह सकते हैं, मादक पदार्थ होता है। इसलिए वह प्रेम की मादकता में डूब जाना चाहता है। इस मादकता के कारण उसे सांसारिक कष्टों की परवाह नहीं रह जाती। वो कहता है ना, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, कि मैं अपने जो प्रेम है उसी के नशे में रहता हूं और मैं जो इस संसारिक जो चीजें हैं उनका कभी ध्यान नहीं करता। अगला, संसार किनको महत्व देता है? कवि ने यह महत्व क्यों नहीं, कवि को वह महत्व क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार में उनको महत्व दिया जाता है जो जग की गाते रहते हैं, यानी जो एक सामाजिक बातें करते रहते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं, उसके रीति नीति मानते हैं, उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन कवि को महत्व इसलिए नहीं दी जा रहा क्योंकि कवि तो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मैं संसार की ज्यादा परवाह नहीं करता और मैं अपने मन का ही गाता हूं, अपने मन की ही बातें करता हूं, उसी के अनुसार चलता हूं। कवि को उद्गार और उपहार कवि को क्यों प्रिय है? कवि को उद्गार इसलिए पसंद हैं क्योंकि इस उद्गार से उसके मन के भाव समाये हुए हैं। उद्गार मतलब हमारी भावनाएं, जो मन की जो भावनाएं हैं उनको उद्गार हम कहते हैं। जिन्हें यह दुनिया को देना चाहता है उसे उपहार इसलिए पसंद है क्योंकि उसके हृदय रूपी उपहार में कोमल भाव समाये हुए हैं। यहां पर देखेंगे, यह अपूर्ण संसार नहीं, ये मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। वो कहता मैं अपने जो मन है उसके उद्गार, उसके अंदर जो भावनाएं हैं उन्हीं को लेकर फिरता हूं, उन्हीं को, क्योंकि वो कविता मन के उद्गार की ही होती है और कवि इसको उपहार कहता है। इन दोनों लाइनों का आशय स्पष्ट करना है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी ही कविता काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से कई प्रश्न आते हैं। कवि को लगता है कि बाहरी यह पूर्ण संसार, ये संसार को अपूर्ण मानता है, वो अधूरा है, और वो कहता है कि मुझको नहीं भाता है, मुझको प्रेम ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो संसार है वो प्रेम के बिना अपूर्ण है। संसार में उस प्रकार का प्रेम उसको नहीं मिला, इसलिए उसको अपूर्ण लगता है। संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए को संसार जो है कवि को नहीं भाता है। कवि के मन में प्रेम से परिपूर्ण संसार का एक सपना है जिसे वे साकार रूप देना चाहता है। मैं स्वप्नों का संसार ले पड़ता, यानी एक ऐसा आभासी उनके मन के अंदर संसार का चित्र है जिसको वो अपने स्वप्नों के अनुसार उसने बनाया है, जिसके अंदर प्रेम की पूर्णता हो, इस प्रकार का वो संसार अपने लिए चाहता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये अभ्यास के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इन आत्म परिचय कविता के पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।